जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। We started yesterday's lecture with the concept of the budget line। तो मैंने आपसे कहा था कि आपकी जो बजट लाइन होती है वो रिप्रेजेंट करती है कि आप अपने पैसे कहाँ पे खर्च कर रहे हैं और कितने पैसे कौन सी चीज़ पे आप खर्च कर सकते हैं। तो जब आप खर्चे की बात करते हैं किसी भी टू गुड्स पर, तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो उस गुड्स की कीमत जो कि प्राइस है, और दूसरी उसकी क्वांटिटी। तो जो आप टोटल अमाउंट जो आप स्पेंड करते हैं एक्स पे, वो आपका जो है वो बराबर है पी एक्स इंटू एक्स। ये जो पी एक्स इंटू एक्स है, ये आपका जो है वो अमाउंट है, दैट यू द अमाउंट यू स्पेंड ऑन कमोडिटी एक्स। ठीक है। और ये वो अमाउंट है जो आप वाई वाई पे एक्सपेंड स्पेंड करते हैं। तो ये टोटल जो है वो बराबर होते हैं आपके इनकम के। इनकम जो आपका बजट कंस्ट्रेंट है, जिसमें हम कल बात कर रहे थे कि आपकी जो सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है वो आपकी इनकम है। इनकम डिसाइड करेगी कि आप किस चीज़ पे कितने पैसे जो है वो आप खर्च करते हैं। ठीक है। तो ये आपकी जो अमाउंट है, ये या तो कम होगी या बराबर होगी इनकम के। आमतौर पे हम एज्यूम करते हैं कि ये बराबर है। जब हम इसको एज्यूम करते हैं आपकी टोटल एक्सपेंडिचर इनकम के बराबर है, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ना तो आप सेविंग कर रहे हैं और ना ही आप बोरोइंग कर रहे हैं। तो ये आपकी बजट लाइन है। इस बजट लाइन में ये वो रीजन है जो कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, ये वो रीजन है जो कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। इससे ज्यादा अगर आप, जैसे मिसाल के तौर पर आपकी इनकम जो है वो $30 है, और आपके एक्स की प्राइस $2 है और वाई की प्राइस $1 है, तो आप वाई जो है वो 30 पाउंड है, सॉरी, आपके पास वाई जो है वो आप 30 यूनिट्स मैक्सिमम खरीद सकते हैं, एक्स जो है 15 यूनिट्स मैक्सिमम खरीद सकते हैं। लेकिन आप इस इनकम में इन दोनों से ज्यादा, मिसाल के तौर पर अगर आप सारे पैसे खर्च करें एक्स पे, तो आप 15 से ज्यादा नहीं खरीद सकते। क्योंकि जाहिर है कि 2 पाउंड एक जो है वो एक्स की कीमत है और आपके पास सिर्फ 30 पाउंड है। और इसी तरीके से अगर आप सारी इनकम खर्च करें वाई पे, तो आप 30 यूनिट से ज्यादा नहीं खरीद सकते। ये इनफिजिबल रीजन में आ जाता है। आप उससे ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो पॉइंट्स इनसाइड द लाइन आर अफोर्डेबल, पॉइंट आउटसाइड द लाइन आर अनअफोर्डेबल। ये आपकी अनअफोर्डेबल रीजन है, और ये आपका जो है वो अफोर्डेबल रीजन। तो ये हमने डिस्कस किया था कि आपका जो इंटरसेप्ट है, जो इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि ये आपका जो इंटरसेप्ट है ये एम ओवर पी एक्स है, और ये जो इंटरसेप्ट है ये वो आपका एम ओवर पी वाई है। तो ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपका जो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्स दैट यू कैन बाय is the value that you can find out by dividing, like m by px। और यहाँ पे जो है वो आप इसको मालूम कर सकते हैं by dividing m by py। तो ये दिस इज y इंटरसेप्ट, और ये है आपके पास x इंटरसेप्ट। ठीक है। तो इनको अगर आप कनेक्ट करें, तो आपके पास जो है वो एक बजट लाइन आती है, और ये बजट लाइन का ये जो रीजन है ये अनअफोर्डेबल है, और ये जो रीजन है ये अफोर्डेबल रीजन। तो जी, तो इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ बजट लाइन। आपके बजट लाइन को हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है, अगर आपकी इनकम बढ़े तो वो आउटवर्ड शिफ्ट करता है, और अगर इनकम कम हो तो इनवर्ड शिफ्ट करता है। इसी तरीके से अगर इसके प्राइसेस चेंज हो, जिस तरह कल हमने देखा था, तो जब प्राइस चेंज होते हैं तो इसका स्लोप चेंज होता है, और स्लोप जब चेंज होता है तो बजट लाइन या तो वो स्टीपर हो जाती है या फ्लैटर हो जाती है। तो कल हम लोगों ने इसको भी ड्रॉ करने की कोशिश की कि कैसे ये फ्लैटर या स्टीपर होती है। और उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे एक ऑप्टिमम कंजम्पशन पॉइंट, और ये ऑप्टिमम कंजम्पशन पॉइंट डिपेंड करता है दो चीजों पर, कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं और आप क्या आप अचीव कर सकते हैं। जो आप अचीव करना चाहते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय इंडिफरेंस कर्व। Higher indifference curve shows higher level of utility, higher unit of consumptions, और lower indifference curve shows the lower utility and lower level of consumption। तो जाहिर है आपका जो ऑब्जेक्टिव है बीइंग कंज्यूमर इकोनॉमिक्स में, वो ये है कि इसमें आप जो है वो यू वांट टू बेसिकली लाइक मैक्सिमाइज योर टोटल यूटिलिटी। और इस टोटल यूटिलिटी की मैक्सिमाइजेशन के लिए, इसके आपको मैक्सिमाइजेशन के लिए आप मैक्सिमम खर्च करेंगे और मैक्सिमम यूनिट ऑफ यूटिलिटी जो है वो लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे, जिस तरह आपके पास I4 और I5 है, इंडिफरेंस कर 4। ये अपने माइक को बंद रखें भाई, अब्दुल कबीर होगा। तो अगर आप यहाँ पे इंडिफरेंस का 4 देखें और इंडिफरेंस का 5 देखें, ये आपके अटेनेबल रीजन में नहीं है, ये अनअफोर्डेबल रीजन में है। लेकिन I1, I2, I3 ये सब आपके अफोर्डेबल रीजन में है। तो I1, I2, I3 में जो हाईएस्ट है वो I3 है। और I3 जो है वो आप वहां पे आप कंज्यूम करेंगे I3 पे, जहां पे आपका जो है वो रेशो ऑफ द यूटिलिटी यूटिलिटी कर्व यानी डिफरेंस कर्व विल बी इक्वल टू द रेशो और स्लोप ऑफ द बजट लाइन। तो ये हमने डिस्कस किया था कि आपके पास आप वहां पे कंज्यूम करते हैं मैक्सिमम, जहां पे इक्वी मार्जिन यूटिलिटी हो। तो एट द टेंजेंसी पॉइंट, ये जो टी पॉइंट है,
आपके पास द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इक्वल्स द स्लोप ऑफ द बजट लाइन, ये हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर आप जो है वो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो आप ये देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर, यानी अगर आप मिसाल के तौर पर इसी इक्वेशन को जो आपके पास इक्वेशन है इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है कि पी एक्स को इधर ले जाएं और एम वाई को इधर ले जाएं, तो आपके पास ये हो जाएगा एम यू एक्स ओवर पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई ओवर पी वाई। तो $1, like how much extra utility you get by spending $1 on X, and how much extra utility you get, like by spending $1 on Y. The point where the spend, like the utility by spending $1 on X and Y become equal, this is the point where you maximize your utility. क्योंकि अगर this is the situation that by spending $1 on X you are enjoying more than by spending the same dollar on Y, so you will buy more X or you will buy less Y. Okay. So this is, like, I hope you understand this. You may also ask any questions if you want. कि अगर आपके पास जो है वो कोई questions हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा देखिएगा, यहाँ पर आपके पास जो एक यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो दरअसल हम लोग जो स्टडी करना चाह रहे हैं वो हम स्टडी करना चाह रहे हैं कि आपके पास जो है वो जिस तरह मिसाल के तौर पर अगर आप इसको डिस्कस करें, जी, तो यहाँ पर एक्चुअली हम जो बात डिस्कस करना चाह रहे हैं वो ये है कि हाउ योर इनकम चेंज अफेक्ट्स योर कंजम्पशन। देखिए, आपकी जो इनकम है वो कैसे आपकी कंजम्पशन को अफेक्ट करेगी। इनकम की चेंज कंजम्पशन को अफेक्ट करने का क्या मतलब है? कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप एक्स और वाई की कंजम्पशन को कैसे चेंज करते हैं। देखिए, जब आपकी इनकम बढ़ती है, आपको ये बात पता है, हम लोग ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी जो डिमांड है और जो इनकम है उसके दरमियान कैसा रिलेशनशिप होता है। इनकम में और डिमांड में कौन सा रिलेशनशिप होता है भाई, क्वांटिटी डिमांड में? जब किसी शख्स की इनकम बढ़ती है तो उसकी डिमांड में क्या होता है, इजाफा होता है, कमी होती है? सर इजाफा होता है। इजाफा होता है। अच्छा, और कोई कोई अगर ये समझता हो कि कमी होती है? सर ये फिर पॉजिटिव रिलेशन हुआ ना। जी, रिलेशनशिप यहाँ पॉजिटिव है। और कोई ऐसा जो कोई समझता हो कि नेगेटिव रिलेशनशिप है भाई? अगर कोई समझता हो कि नेगेटिव रिलेशनशिप है तो नहीं कोई समझता ये। देखिए, आप लोगों को मैंने ये बताया था कि इनकम बढ़ने से आपके दोनों इफेक्ट्स आ सकते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट भी आ सकता है और नेगेटिव इफेक्ट भी आ सकता है। दो किस्म की आपकी गुड्स होती हैं, एक गुड होती है आपकी नॉर्मल और एक होती है आपकी इंफीरियर। अगर आप बात कर रहे हैं नॉर्मल गुड की तो आपकी इनकम बढ़ने से उसकी कंजम्पशन बढ़ेगी, और अगर आप बात कर रहे हैं इंफीरियर गुड की तो उसकी इनकम बढ़ने से उसकी कंजम्पशन कम होगी। समझ रहे हैं भाई आप लोग बात? अगर आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आपकी कंजम्पशन नॉर्मल गुड्स की बढ़ेगी, इंफीरियर गुड्स की कम होगी। मिसाल के तो मैंने आपको कई दफा एग्जांपल दी कि अगर एक शख्स है जो कि यूज्ड क्लोथ्स यूज करता है या यूज्ड आइटम्स यूज करता है, क्योंकि वो गरीब है, तो जब उसकी इनकम बढ़ेगी तो वो यूज्ड आइटम्स की तादाद को ज्यादा नहीं करेगा बल्कि कम करेगा। इसका मतलब यूज्ड जो चीजें हैं वो इंफीरियर हैं। मिसाल के तौर पर आप जो है वो लंडा बाजार से कपड़े खरीदते हैं क्योंकि आप गरीब हैं, आपके पास इनकम कम है, लेकिन जब आपके पास इनकम बढ़ेगी तो आप लंडा बाजार के कपड़े ज्यादा नहीं करेंगे बल्कि उसको कम करेंगे। समझ में आ रही बात आपको? इस तरीके से अगर आप कोई कुकिंग ऑयल यूज करते हैं, उसका लोअर क्वालिटी ब्रांड यूज करते हैं क्योंकि आपके पास इनकम कम है, तो लेकिन जब आपकी इनकम ज्यादा होगी तो फिर आप उसको जो है वो जो है ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि कम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर यही चीज हम दिखाना चाह रहे हैं आपको। जो चीज हम दिखाना चाह रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको हम बोलते हैं इनकम कंजम्पशन कर्व। इसको हम बोलते हैं इनकम कंजम्पशन कर्व। इसको हम बोलते हैं, इसका जो नाम है वो है ICC। I stands for income, C stands for consumption, and last C stands for curve.
तो वी आर एक्चुअली गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इनकम कंजम्पशन कर्व। इनकम कंजम्पशन कर्व का क्या मतलब होता है? इनकम कंजम्पशन कर्व का मतलब ये होता है, इसको चाहे तो आप नोट कर लें, कि हाउ द इंक्रीज इन इनकम इज कंज्यूम्ड, हाउ इंक्रीज इन इनकम इज कंज्यूम्ड। लाइक से फॉर एग्जांपल, जब आपकी इनकम इंक्रीज करती है तो उससे आपकी कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है? when your income increases, how your consumption changes. This particular kind of a behavior can be shown with ICC, income consumption curve. Because आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इनिशियली आपका जो इक्विलिब्रियम है वो है R। अब अगर आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आपका बजट लाइन शिफ्ट कर जाएगा आउटवर्ड। अब X अगर नॉर्मल गुड है तो पहले आप X की कंजम्पशन कर रहे थे ये, अब आप X की कंजम्पशन कर रहे हैं ये, क्योंकि इनकम बढ़ने से X की कंजम्पशन बढ़ गई। जब आपकी इनकम बढ़ने से किसी चीज की कंजम्पशन बढ़ती है तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल गुड। समझ में आ रही बात आपको? जरा मैं इसको अगर आपको दिखा सकूं, लाइक सपोज करें यहां पर आपका इनिशियल इक्विलिब्रियम ये है। आप इतना एक्स कंज्यूम कर रहे हैं, X1, और ये आप कंज्यूम कर रहे हैं Y1। अब आपकी इनकम इंक्रीज होती है, जब हमने डिस्कस किया था कि इनकम अगर आपकी इंक्रीज होती है तो आपका बजट लाइन शिफ्ट कर जाता है आउटवर्ड। अब आपकी इनकम इंक्रीज होने के बाद अब जो नया जो आपके इक्विलिब्रियम आएगा, ऑप्टिमम पॉइंट आएगा, वो ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे आप एक्स को अगर आप ज्यादा कंज्यूम कर रहे होंगे, X1 को बढ़ा के आपने कर दिया X2, एक्स आपकी इंक्रीज हो गई। और एक्स इंक्रीज कब क्यों हुई है? क्योंकि इनकम इंक्रीज हो गई। अब आपका जो ऑप्टिमम पॉइंट है वो ये पॉइंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आप नॉर्मल गुड्स की कंजम्पशन को इंक्रीज करेंगे। फर्दर आपकी इनकम इंक्रीज अगर होती है तो आपका फर्दर जो है वो आपका एक्स का कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा। और मजीद आपकी चेंज होगी तो आपका मजीद जो है वो आपका कंजम्पशन जो है वो एक्स का चेंज होगा। ये एक्स की कंजम्पशन मुसलसल इंक्रीज हो रही है। और ये जो पॉइंट जो जो आ रहे हैं पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को अगर आप मिलाएंगे तो ये पॉजिटिवली स्लोप कर्व होगा। इसको हम बोलते हैं आईसीसी। आईसीसी स्टैंड्स फॉर इनकम कंजम्पशन कर्व। और ये जो इनकम कंजम्पशन कर्व है, जिस तरह यहां पर बना हुआ है आपके पास, इस इनकम कंजम्पशन कर्व में आपके पास ये शो हो रहा है कि जब आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो आप एक्स की कंजम्पशन को इंक्रीज कर रहे हैं। ये बात समझ में आती है आप लोगों को? यस सर। जी। आप लोग देखें, अभी मैं आप मेरे सामने मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे सामने क्लास में मौजूद होते तो मैं आपसे आपसे कहता कि आप इसी तरह का कर्व बनाएं अगर आपकी जो एक्स है वो इंफीरियर हो। आपके ख्याल में अगर एक्स इंफीरियर हो गए तो कैसा कर्व बनेगा? देखिए यहां पर हमारे पास जो है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड आईसीसी आ रहा है। और पॉजिटिवली स्लोप्ड आईसीसी क्यों आ रहा है? जी मनाहिल यूसुफ, हमारे पास जो आईसीसी जो इनकम कंजम्पशन कर्व है वो पॉजिटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि एक्स जो है वो नॉर्मल गुड है। समझ में आ रही बात आपको? अगर एक्स इंफीरियर होती तो क्या होता? देखिए यहां पर तो मैं नेगेटिव अभी होती। जी नेगेटिव होती बिल्कुल। देखिए जिस तरह सपोज करें यहां पर आपका X1 है और ये आपका जो है वो Y1 है। अब अगर आपकी इनकम इंक्रीज होती और एक्स आपका इंफीरियर गुड होता तो फिर आपका जो ऑप्टिमल पॉइंट होता वो यहां होता। यानी एक्स इनकम बढ़ने से वाई तो नॉर्मल है। देखिए जब आप एक चीज को, जिस तरह मैंने कल भी आपको बताई थी ये बात, कि जब आप किसी एक चीज को चेंज करते हैं तो दूसरी चीजों को चेंज आप नहीं कर सकते। तो एक्स आपके पास नॉर्म इंफीरियर है, वाई आपके पास नॉर्मल है। आप एक्स की कंजम्पशन को क्या कर रहे हैं भाई यहाँ पर? कोई बताया भी क्या कर रहे हैं एक्स की कंजम्पशन को? अलीना, मनाहिल, जी। हम एक्स की कंजम्पशन को क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं आप? सर आई गेस कम कर रहे हैं।
गैस क्या मतलब, नजर नहीं आ रहा वो काम कर रहे हैं? या गैस करने वाली क्या बात है? ठीक है, सर यहाँ का आपको गलत जो ना हो जाए इसलिए। नहीं, गलत तो हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? गलत होगा तो क्या फर्क पड़ेगा? मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी कि गलत होने का मसला नहीं है। आपको सिर्फ आप, अगर आपके पास, इफ यू नो द आंसर, ट्राई टू गिव इट। गलत होगा तो अच्छी बात है, गलत होगा तो आपको अपने आप को करेक्ट कर सकती हैं। करेक्ट या इंसान उस वक्त कर सकता है अपने आप को जब उसे पता हो कि वो सही है कि गलत है। एनीवे, देखिए ये बना हुआ है कर, वो मैंने पहले जान के उस पर बनाने की कोशिश की ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। तो यहाँ पर आप देखिए ए और बी में क्या फर्क है। What is the difference between the point A of your optimal consumption and point B of your optimal consumption? क्या फर्क है? ठीक है, ये जो लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है एट पॉइंट बी, ये वाले पॉइंट बी की बात हो रही है। व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? द कंज्यूमर हैज मोर रियल इनकम। देखिए रियल इनकम आपकी बढ़ गई। रियल इनकम का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा आप में से रियल इनकम का मतलब क्या होता है? आप में से कोई रियल इनकम का मतलब बताएगा भाई? क्या हो गया है? रियल इनकम का मतलब होता है परचेजिंग पावर। रियल इनकम का मतलब होता है कि आपकी कितनी इनकम है, इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस। इसको हम बोलते हैं रियल इनकम। जब प्राइस कम होते हैं तो आपकी रियल इनकम का मतलब होता है परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर इंक्रीज करती है। तो यहां पर जब आपकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हुई एट पॉइंट बी, द कंज्यूमर हैज मोर रियल इनकम बट चूजेस टू सब्सटीट्यूट अवे फ्रॉम द इंफीरियर गुड एक्स, क्योंकि एक्स जो है वो क्या है, इंफीरियर है। अब उसके पास ज्यादा परचेजिंग पावर है तो वो ज्यादा वो चीजें खरीदेगा जो नॉर्मल है और कम खरीदेगा जो कि इंफीरियर है। हमजा ये क्या कर रहे हैं आप? जी, देखिए यहाँ पर आपको रियल इनकम के बारे में बताया हुआ है कि रियल इनकम क्या होती है। व्हाट इज योर रियल इनकम? योर एबिलिटी टू बाय गुड्स डिपेंड्स ऑन बोथ योर वॉलेट एंड द प्राइस टैग्स। रियल इनकम rises if money income increases while prices stays the same, और prices fall while money income stays the same। देखिए अगर इनकम बढ़ जाए, प्राइस सेम रहे, तब भी आपकी रियल इनकम परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। और अगर आपकी इनकम कम सेम है लेकिन प्राइसेस कम हो जाए, तब भी आपकी रियल इनकम बढ़ जाएगी और उनके ऑपोजिट में रियल इनकम कम हो जाएगी। Why it matters? A fall in the price of both goods creates the act they exact the outward parallel shift as a praise in the salary। तो जाहिर है अगर दोनों की प्राइस कम हो जाएंगे तो आपकी रियल इनकम बढ़ जाएगी और आप अगले वाले डिफरेंस कर पे चले जाएंगे। क्योंकि लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एक ही की बात करते हैं, तो फिलहाल हमारे पास ये जो ऑप्शन जो है वो मौजूद नहीं। इसी तरीके से हमारे पास एक जो कर्व है वो है प्राइस कंजम्पशन कर्व, जिसको हम बोलते हैं पीसीसी। पीसीसी स्टैंड्स फॉर प्राइस कंजम्पशन कर्व। जिस तरह इनकम कंजम्पशन कर्व क्या शो कर रहा था हमें, income consumption curve shows the curve, or which actually shows that how your consumption is changing when your income is changing. For some of the goods, when your income increases, your consumption increases. For some of the goods, when your income increases, your consumption decreases. So for the goods for which consumption increases when your income increases, they are normal goods, and the slope of this particular curve is a upward sloping. And the goods for which your consumption decreases when your income increases are inferior goods, and they have got a negatively sloped income consumption curve। यहां पर जो आपके पास जो है वो है प्राइस कंजम्पशन कर्व। आपके ख्याल में प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या शो करेगा? आपके ख्याल में प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या शो करेगा? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या? नहीं, देखिए प्राइस कंजम्पशन कर्व का फिलोसफी क्या होगी, कॉन्सेप्ट क्या होगा? सुन सकते हैं आप लोग मुझे?
आवाज सर आ रही है ये आप लोगों तो को नहीं मेरी? कि एक जी चीज जी। के प्राइस कम होंगे तो क्या चेंज आएगा? जी वेरी गुड, यही तो होगा और क्या होगा इसके अलावा? इसके अलावा क्या हो सकता है? देखिए, अगर आपके प्राइस चेंज होंगे तो आपकी कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये जो हमें पता लगेगा कौन से कर्व से पता लगेगा? प्राइस कंजम्पशन कर्व से। Price consumption curve will tell us how the consumption of some good will change when price changes. अब यहां पर आप देखें कि B1 और B2 में क्या हो रहा है। जो दूसरी जो बजट लाइन बन रही है, पहली जो बजट लाइन है वो आपकी B1 है, और जो दूसरी जो बजट लाइन है वो आपकी B2 है। क्या फर्क है B1 और B2 में? यूनिट्स ऑफ गुड्स बढ़ाए गए हैं। ये यूनिट्स ऑफ गुड्स क्यों बढ़ाए गए हैं? क्योंकि प्राइस चेंज हुई थी तो अब हम उसी प्राइस पे ज्यादा ले नहीं, सकते प्राइस हैं। चेंज है कि आप थोड़ा सा इसको एब्स्ट्रैक्ट में बात ना करें। यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है? प्राइस इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है? देखिए, कल भी मैंने इंक्रीज आपसे हुई है। बताई थी। सॉरी? इंक्रीज हुई हुई है। है क्या? डिक्रीज हुई है, डिक्रीज। देखिए, कल मैंने आपसे बताया था कि आप, अगर आप मैक्सिमम एक्स इतना खरीद सकते हैं अगर प्राइस ऑफ एक्स ज्यादा है, और अगर प्राइस ऑफ एक्स कम हो तो आपका मैक्सिमम एक्स बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं आप बात? तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस ऑफ एक्स आर फॉलिंग। जब प्राइस ऑफ एक्स फॉल करते हैं तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स क्या होना चाहिए? When the price of x falls, what should happen with the quantity demand of x? क्वांटिटी डिमांड बढ़ जानी चाहिए। जी वेरी गुड, क्वांटिटी डिमांड शुड इंक्रीज। देखिए यहाँ पर आपके पास पहले आप एक्स कंजम्पशन था आपका ये, अब एक्स कंजम्पशन है ये। क्यों हुई एक्स कंजम्पशन की इंक्रीज? एक्स की कंजम्पशन क्यों इंक्रीज हुई है यहाँ पर? क्योंकि उसके प्राइस कम हुए। जी वेरी गुड। और ये जो कर्व इसको बताएगा आपको कि कैसे आपकी आपकी यूटिलिटी कर्व पे पॉइंट पे चेंज आएगा और कैसे आप नए इक्विलिब्रियम पे जाएंगे। इस कर्व को हम क्या बोलेंगे? ये जो रेड लाइन बनी हुई है हमारी, इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है ना इसका? प्राइस कंजप्शन कर्व। जी, प्राइस कंजम्पशन कर्व ये बताएगा आपसे कि व्हेन प्राइस चेंजेस फ्रॉम हियर टू हियर, हाउ योर कंजम्पशन ऑफ सर्टेन गुड्स चेंजेस। तो ये आपका जो इफेक्ट है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। समझ रहे हैं भाई आप लोग बात? ये है समरी। हाउ प्राइस शिफ्ट्स द बजट लाइन, फॉल इन ए प्राइस एक्स, बजट लाइन पिवट्स आउटवर्ड। पिवट्स आउटवर्ड, ये B1 है, अब यहाँ पे आउटवर्ड पिवट कर गई, आउटवर्ड रोटेट कर गई। प्राइस ऑफ एक्स राइजेस, बजट लाइन पिवट्स इनवर्ड्स। सपोज करें आप इनिशियली यहाँ पे थे, प्राइस इंक्रीज होंगे तो आप इनवर्ड चले जाएंगे, इनवर्ड रोटेशन हो जाएगी। और ये अगर वाई का प्राइस होगा तो उसी तरीके से इसमें चेंज आएगा। ये देखिए, ये आप में से कितने लोगों को इस बात को समझ में आ रही है कि देखिए यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं। यहाँ पर हम डिमांड कर्व ड्रॉ कर रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट से। जैसे जैसे प्राइस चेंज हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है? डिमांड बढ़ रही है। की क्वांटिटी डिमांड आपकी इंक्रीज हो रही है। पहले देखें, जब आपके पास P1 है तो आप कितना डिमांड कर रहे हैं? Q1। जब प्राइस P1 से कम होके कितना हो गया? P2, तो आप कितना डिमांड कर रहे हैं? बोले मनाइल, या और जो कोई बोल रहे हैं, या आपने अनम्यूट किया हुआ अपने आप को? अगर प्राइस P2 हो रहे हैं तो कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है वो? Q2। Q2। और P3 पर? P3 पर Q3 कर देंगे। जी बिल्कुल। और अगर आप इन तमाम पॉइंट्स को मिलाएंगे तो जो कर्व आपको मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? सर ये डिमांड कर्व होगा ना?
डिमांड कर्व होगा। और ये डिमांड कर्व क्या शो कर रहा है? डिमांड कर्व शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ, लाइक लाइक हाउ द प्राइस आर चेंजिंग, हाउ द चेंज इन प्राइस इज चेंजिंग द क्वांटिटी डिमांड। देखिए, मैंने आपसे बताया था कि ये जो हमारा जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है बैकग्राउंड टू डिमांड। कि डिमांड के बैकग्राउंड में जो चीज काम कर रही है वो ये है। समझ रहे हैं आप लोग बात? यस सर। अच्छा, इसमें ये जो एक चीज है, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये मैं अभी आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। इसको हम लोग जो है वो या तो क्लास में, फिजिकल क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे, या इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ये इन्वॉल्व टॉपिक है। लेकिन आप इसको जरा देख लीजिएगा इसको, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको आपको समझाने की। फिलहाल अभी तक आपका जो सिलेबस है इस चैप्टर का वो यही है। तो यहाँ तक है फिलहाल। अभी हमने इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो हमने नहीं पढ़ा है। ये 61 से लेकर 66 स्लाइड्स तक हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ी है। और ये हम इसको कोशिश करेंगे इसको हम इसको सॉल्व करें आपके साथ क्लास में, जो है वो फेस टू फेस में। क्योंकि ये थोड़ा सा इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हैं समझाने की। तो ये ज़्यादा बेहतर उसी वक्त हो सकता है कि जब आपको सामने जो है वो इसको एक्सप्लेन किया जाए। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं? वी आर एक्चुअली गोइंग टू स्टडी अबाउट द बैकग्राउंड टू सप्लाई। जी, तो मैं आपसे बोल रहा था कि जो ये जो चैप्टर हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ये है बैकग्राउंड टू सप्लाई। बैकग्राउंड टू सप्लाई का मतलब ये है कि जिस तरह अभी हम ये देख रहे थे कि डिमांड कर्व के पीछे कौन सी फोर्सेस काम कर रही होती हैं, कौन सा बिहेवियर काम कर रहा होता है। इसी तरीके से हमने अब ये देखना होगा कि आपके पास जो सप्लाई है उसके पीछे कौन सी फोर्सेस काम कर रही होती है। देखिए, जब कोई प्रोड्यूसर सप्लाई ज्यादा करता है या कम करता है, आपके ख्याल में उसके पीछे क्या चीज काम कर रही होगी? जिस तरह अभी हमने देखा था कि जब हम बात करते हैं कंज्यूमर्स की डिमांड की, तो कंज्यूमर्स के डिमांड के पीछे जो चीज काम करती है वो काम करती है यूटिलिटी। यानी कंज्यूमर्स जब किसी चीज की कंजम्पशन बढ़ाते हैं या किसी चीज की कंजम्पशन कम करते हैं, तो उसका मकसद उनसे ये होता है कि उसकी यूटिलिटी वो हासिल करना चाहते हैं, यूटिलिटी कम ज्यादा करना चाहते हैं या ज्यादा हासिल करना चाहते हैं। तो उस वक्त जो है वो उसको बढ़ाते और कम होते हैं। अगर आप सप्लाई के बैकग्राउंड की बात करें, तो आपके ख्याल में क्या पॉसिबिलिटी है, कौन सी चीज ऐसी है जो आपकी जो है वो सप्लाई के पीछे काम करती है या करेगी? किसी भी प्रोड्यूसर का, मैं आपको सवाल दोबारा आसान कर दूं, कि किसी भी प्रोड्यूसर का जो सप्लाई का जो डिसीजन है, वो आपके ख्याल में किन चीजों पे डिपेंड करेगा? कौन सी चीजें चेंज होंगी तो वो सप्लाई ज्यादा करेगा या कम करेगा? सर प्राइस। प्राइस। ओके। और खदीजा, आप जो ये टाइम वेस्ट कर रही हैं इसको मैसेज करने में, यहाँ पर आप इसको कंसंट्रेट करें लेक्चर पे। जी, मनाइल क्या बोल रही हैं आप? मनाइल यूसुफ, रोल नंबर 75, क्या बोल रही हैं आप? देखिए, प्राइस, आपने बोला प्राइस के बारे में। प्राइस भी ऑफ कोर्स अफेक्ट करता है आपके डिसीजन को। और क्या चीजें अफेक्ट कर सकती हैं डिसीजन को आपके? सर कॉस्ट। जी बिल्कुल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और और क्या अफेक्ट कर सकता है भाई? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। एक ने बोला प्राइस, एक ने बोला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये बिल्कुल सही बात सर है। टैक्स। टैक्स सर। सॉरी, बोलिए। टैक्सेस भी टैक्स। अफेक्ट करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और और किसी के जहन में कोई पॉइंट, कोई फैक्टर हो जो आपके ख्याल से किसी के सप्लाई, एक प्रोड्यूसर के सप्लाई डिसीजन को अफेक्ट करता है? कोई भी प्रोड्यूसर कब अपने प्रोडक्ट्स की सप्लाई को बढ़ाता है या कम करता है?
सर रिसोर्सेस। सर अगर टेक प्रोड्यूसर्स के पास टेक्नोलॉजी हो अच्छी तो वो अपनी हाँ, वो सप्लाई ज्यादा करता है फिर। टेक्नोलॉजी बिल्कुल सही बात है, टेक्नोलॉजी भी रोल प्ले करती है, बिल्कुल सही कह रही है। और सर रिसोर्सेज भी तो रोल प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल रोल प्ले कर सकते हैं रिसोर्सेज, रिसोर्सेज, कॉस्ट, प्राइस, टेक्नोलॉजी। और और कोई फैक्टर आपके जहन में हो? देखें, अगर आप इन तमाम जो फैक्टर्स आपने बात की हैं, बिल्कुल दुरुस्त फैक्टर्स हैं, और ये जाहिर है सारे बहुत अहम रोल प्ले करते हैं किसी भी सप्लाई डिसीजन में। लेकिन इन तमाम चीज़ों को अगर आप समराइज करें एक टर्म में या एक कॉन्सेप्ट में, तो वो कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट। देखिए, असल में जो प्रॉफिट मार्जिन है ना, वो अफेक्ट करता है किसी भी सप्लाई डिसीजन को चेंज करने में। अगर आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है तो आप ज़्यादा जो है वो बेचते हैं, और प्रॉफिट कम मिलता है तो आप कम बेचते हैं। यानी बेचने से मुराद ये है कि कम सप्लाई करते हैं। तो आपके ख्याल में जो प्रॉफिट है वो किस चीज़ के बराबर होता है? जो प्रॉफिट है, देखिए असल में जो फर्म्स होती हैं उनका जो मकसद होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। जिस तरह जो कंज्यूमर है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। जो प्रोड्यूसर का जो मकसद है वो क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और प्रॉफिट किसके बराबर होता है भाई, कोई जानता है आप में से? डज एनीबडी नो व्हाट प्रॉफिट इज इक्वल टू? टोटल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, टोटल टोटल कॉस्ट। कॉस्ट। वेरी गुड अगस्त, थैंक यू। देखिए, असल में जो आपके पास जो प्रॉफिट है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, आपकी टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट। जिस तरह जो आप फैक्टर बता रहे थे, ये सारे फैक्टर्स इसके अंदर काउंट होते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट ने कहा कि प्राइस, यकीनन प्राइस मैटर करता है, क्योंकि टोटल रेवेन्यू जो है वो क्या होती है? पी इंटू क्यू। अगर प्राइस बढ़ेगा तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगी। और दूसरी चीज जो है वो क्या है? टोटल कॉस्ट। ये जो टोटल कॉस्ट है ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो प्रॉफिट जो है वो ज्यादा होगा। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो प्रॉफिट जो है वो कम होगा। ये पाई जो है, दिस पाई इज यूज्ड फॉर प्रॉफिट। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। गुड। अच्छा, आप देखें जरा मिसाल के तौर पर, जो सेलर होता है उसकी क्या प्रॉब्लम होती है? जो सेलर्स प्रॉब्लम रिवॉल्व्स अराउंड द क्वेश्चंस हाउ डू सेलर्स डिसाइड एंड व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करें और कितना प्रोड्यूस करें, कितना प्रोडक्शन करें, और आपको जो है वो क्या प्रोड्यूस करें। मिसाल के तौर पर आप एक बिजनेस करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जिसकी प्रोडक्शन करें, तो आपके जहन में सबसे पहला सवाल आएगा क्या चीज प्रोड्यूस करें। क्या आप जो है वो फूड आइटम्स प्रोड्यूस करें, कोई आप जो है वो कंस्ट्रक्शन आइटम प्रोड्यूस करें, या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स प्रोड्यूस करें। और उसके बाद जो सवाल आपके जहन में आएगा वो क्या आएगा? कितना प्रोड्यूस करें। यानी आप, अगर आप मिसाल के तौर पर आप फूड आइटम प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप बर्गर्स बना के बेच रहे हैं मार्केट में, तो कितने बर्गर्स का सामान आपके पास होना चाहिए, कितने बर्गर्स आपको मार्केट में सप्लाई करने चाहिए। ये जो तीन एलिमेंट्स होते हैं सेलर्स की प्रॉब्लम के, वो होते हैं मेकिंग द गुड्स, द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, एंड द रिवॉर्ड फॉर डूइंग बिजनेस। रिवॉर्ड आता है टोटल रेवेन्यू से, कॉस्ट है टोटल कॉस्ट, और मेकिंग गुड्स है उसका आपका जो डिसीजन है वो आपके कौन सी चीज आपने डिसीजन ले बनाना है। लेकिन अगर आप किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस को देखें, तो उस प्रोडक्शन प्रोसेस में हमारे पास चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज होते हैं। ये आप लोगों ने अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, इसको रिवाइज करें। और अगर नहीं पता तो इनको बहुत अच्छे तरीके से नोट करें कि देखें हमारे पास चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो फैक्टर्स, वो चीजें जो कि प्रोडक्शन में आपको हेल्प करती हैं। सबसे पहला क्या है? लैंड। लैंड का क्या मतलब होता है, क्या आप नोट करें? जमीन। नेचुरल रिसोर्सेस। हाँ देखें, ये जमीन भी जाहिर है नेचुरल रिसोर्स है। जितनी भी अल्लाह ने रिसोर्सेज आपको दी हुई है, जितनी भी नेचर ने दी हुई है आपको रिसोर्सेज, जिस तरह जमीन है, मौसम है, कोल है,
गैस है, ऑयल है, ये सब के सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ये वो रिसोर्सेज हैं जो कि नेचर ने बना के दिए हैं आपको, आपने खुद नहीं बनाए। दूसरे जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास? कैपिटल। कैपिटल कौन से होते हैं रिसोर्सेज? मैन मेड रिसोर्सेस, जो लोग बनाते हैं, जो हम बनाते हैं। मिसाल के तौर पर हमने, आपने जो जिस कंप्यूटर पे आप यूज कर रही हैं, अपना लेक्चर ले रहे हैं, वो ह्यूमंस ने बनाया है। वो आसमान से, मतलब नेचुरली नहीं प्रोड्यूस हुआ। जमीन नेचुरली प्रोड्यूस हुई है, इसके अंदर जो कोल है वो नेचुरली प्रोड्यूस हुआ है, उसके अंदर जो मिनरल्स हैं वो नेचुरली प्रोड्यूस हुए हैं। लेकिन जो आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, जो आप डेस्क यूज कर रहे हैं, जो आप चेयर यूज कर रहे हैं, जो आप बिजली यूज कर रहे हैं, जो आप घर यूज कर रहे हैं, ये सब के सब किसने बनाए? ह्यूमन ने। मैन मेड रिसोर्सेज है। तीसरा जो फैक्टर है वो क्या है? लेबर। लेबर जो है वो क्या है कि आपके पास, देखिए, हर कोई जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं तो कुछ लोग जो है वो एफर्ट कर रहे होते हैं फिजिकल। आप मजदूरों को देखें, आप जो है वो आम वर्कर्स को देखें, आप फैक्ट्री वर्कर्स को देखें, आप जो है वो मशीन ऑपरेटर्स को देखें, ये सब के सब कैसे एक्टिविटी कर रहे होते हैं? फिजिकल। और कुछ लोग कर रहे होते हैं मेंटल। तीसरा, मिसाल के तौर पर आप यहाँ हमारे पास पढ़ने के लिए आते हैं तो हमारे पास फिजिकल एक्टिविटी इतनी नहीं है लेबर, जितनी हमारी मेंटल लेबर है। ठीक है। और चौथी चीज क्या है? तो गैस करेगा आप में से चौथी चीज क्या है? चौथा फैक्टर प्रोडक्शन। रॉ मटेरियल। नहीं, रॉ मटेरियल तो देखिए सब आपके पास आ जाएगा। सिंपल जो है वो सर जिसको, ऑर्गेनाइजेशन। जी, ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम एक और नाम देते हैं, और वो है ऑन्ट्रीप्रेन्योर। ये जो ऑन्ट्रप्रनोर है, इसकी स्पेलिंग बहुत मुश्किल। ऑन्ट्रप्रनोर जो है, इसको हम बोलते हैं, ये है हमारा वो शख्स जो कि इन तमाम चीजों को जमा करके प्रोडक्शन करता है। जिस तरह मिसाल के तौर पर आप कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आप केयू में, केयू जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जो लैंड है वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कैपिटल है जो आपके पास टेबल कुर्सियां हैं, और लेबर आपके पास जो है वो क्या है? कराची यूनिवर्सिटी में लेबर कौन है? कराची यूनिवर्सिटी में लेबर कौन है? सर जो वहाँ पे काम करते हैं। जी, टीचर्स काम करते हैं, स्टाफ काम करता है, गार्डनर्स काम करते हैं, वो जो गार्ड्स काम करते हैं, ड्राइवर्स काम करते हैं, ये सब के सब क्या है? लेबर। इन सबको, ये अपने माइक्स को जरूर ख्याल करें अगर आपके बैकग्राउंड में कोई और बोल रहा है या आपने कोई और बात करनी है। तो यहाँ पर आपके पास जो टीचर्स हैं और जो स्टाफ हैं और ये सब लोग हैं, ये सब लेबर हैं। इन सबको जमा कौन करता है? केयू। तो कराची ऑर्गेनाइजेशन। यूनिवर्सिटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन। कराची यूनिवर्सिटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, अपने माइक्स को प्लीज बंद रखें। अगर आप, इफ यू आर नॉट टॉकिंग टू अस, और आप कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, तो प्लीज कीप योर माइक्स ऑफ। एवरीवन प्लीज। फरा, फरा शेख, अपने मोबाइल को बंद करें। नाहिल यूसुफ, अगर आप बात नहीं कर रहे हैं तो प्लीज बात उसको बंद कर दें। व्हेन यू टॉक यू मे अनम्यूट योरसेल्फ। ओके। तो यहां पर आपके पास जो है वो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब मिलके जो है वो आपकी प्रोडक्शन को प्रोसेस करते हैं। जाहिर है कि जब आप इन तमाम चीजों को इस्तेमाल करते हैं तो आपको इनकी कॉस्ट पे करना पड़ती है। जब आप इनकी कॉस्ट पे करते हैं तो इससे आपको फायदा भी होता है। तो ये सारा कुछ जो है वो यहाँ पे हो रहा होता है। तो बारह, तो हमारे पास इनपुट्स होते हैं, लेबर है, कैपिटल है, एनर्जी है, रॉ मटेरियल्स है, लैंड है, और हम इसके जरिए क्या चीज प्रोड्यूस करते हैं? फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। जिस तरह मिसाल के तौर पर आप कराची यूनिवर्सिटी, आप एक सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, आप पैसे देते हैं, आपको एक थैली में सब्जी मिलती है। आप कपड़े खरीदने जाते हैं, आप पैसे देते हैं, आपको एक थैले में जो है वो एक शॉपिंग बैग में आपको कपड़े मिलते हैं। लेकिन जब आप कराची यूनिवर्सिटी आते हैं और आप पैसे देते हैं तो आपको क्या मिलता है? क्या सर्विसेज। मिलता है? जी, सर्विसेज। मिलती है सर्विसेज। यस सर। चलिए, अच्छी बात है। तो अगर आपको सर्विसेज मिलती है तो ये सर्विसेज हैं। देखिए, सर्विसेज डिफरेंट होती हैं गुड्स से। सर्विसेज डिफरेंट होती हैं
गुड्स है। गुड्स से डिफरेंट होने का मतलब क्या है? गुड्स टेंजिबल चीजें हैं और सर्विसेज इनटेंजिबल है। इनटेंजिबल का मतलब है जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम छू नहीं सकते, जिनको आप महसूस नहीं कर सकते, लेकिन उनकी एग्जिस्टेंस होती है। ओके, देखिए, तमाम जो हमारा जो बेसिक अजम्पशन है फर्म्स के बारे में वो क्या है कि द फर्म्स वांट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। और प्रॉफिट क्या होता है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू, पूरी टोटल आमदनी, और उसमें से अगर आप टोटल कॉस्ट को माइनस कर दें तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट। तो द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग स्ट्रेटेजी डिपेंड्स ऑन आइदर द फर्म इज ऑपरेटिंग इन द शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। देखिए, जब हम प्रोडक्शन के प्रोसेस को पढ़ेंगे तो प्रोडक्शन के प्रोसेस को पढ़ने के लिए आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी कि आपका जो प्रोड्यूसर है वो डिसीजन जब ले रहा है तो वो कितने टाइम पीरियड के लिए डिसीजन ले रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए ले रहा है या लॉन्ग टर्म के लिए ले रहा है। देखिए, शॉर्ट टर्म में आपके पास फैसिलिटीज डिफरेंट होती हैं, लॉन्ग टर्म में आपके पास फैसिलिटीज डिफरेंट होती हैं। तो इसको हम डिस्कस करेंगे कि आपके पास शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है। लेकिन ये कि आप कोशिश करें कि इस चैप्टर को जो है वो स्टडी करें, और इस चैप्टर को मजीद जो है वो समझने के लिए जरूरी है कि आपके पास जो है वो इसकी बेसिक